गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बंटवारा कितने प्रकार का होता है? मौखिक, लिखित और पंच फैसले द्वारा बंटवारा, पूरी कानूनी प्रक्रिया और संपूर्ण गाइड, यही हमारे आज के वीडियो का टाइटल है। सुनने में ये बड़ा हमें आसान लगता है और बड़ा ही छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गंभीर समस्याएं और गंभीर मुद्दे भी छुपे होते हैं, क्योंकि अक्सर पारिवारिक बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, हत्याएं तक हो जाती हैं सर। लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए कानून बनाया गया है और कानून में उसके तरीके बताए गए हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा हो सकता है आपका, न्यायालय के माध्यम से, और तीसरा मध्यस्थ और पंच फैसले के द्वारा। लेकिन इन 3 तरीकों के अलावा भी 6 तरीके और भी हैं, जिसमें 3 तरीके भी शामिल हैं। उस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और लैंडमार्क जजमेंट जो काले 1976, रोशन सिंह 1988, रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020, ये सभी लैंडमार्क जजमेंट है सर। इन पे भी हम चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो बातें बताई गई हैं कि यदि अतीत में कोई मौखिक बंटवारा हुआ है और उसको बाद में लिखित रूप दिया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात की और जानकारी बता दूं, क्योंकि स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति, इन दोनों में अंतर है। स्व अर्जित संपत्ति खुद की कमाई से अगर कोई प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति जो 4 पीढ़ियों से बिना विभाजन के चली आ रही हो उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब सवाल जो बंटवारे का उठता है, तो यहाँ अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है स्व अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति में कि बंटवारा आखिर किसका होगा। तो जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें जो चारों पीढ़ियां रहती हैं, जो बिना बंटवारे के संपत्ति चली आ रही होती है, तो सभी को पार्षनर रहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। 2005 के बाद बेटियां भी उसमें शामिल हो गई हैं। तो प्रत्येक को पार्षनर का उसमें जन्म से हक होता है, इसलिए वो उसमें बंटवारा करवाने का अधिकारी होता है। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति सिर्फ उसकी जिसने खुद की कमाई से खरीदी है उसी का पूरा सेल्फ टाइटल होता है, और उसकी संतान उसमें बंटवारा कराने की अधिकारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका उसमें जन्म से अधिकार नहीं होता है। वो कोपार्षनर इसमें नहीं है। स्व अर्जित संपत्ति में कोपार्षनर सिर्फ पैतृक संपत्ति में ही माना जाएगा। तो ये मुख्य अंतर है जो आपको समझ लेना चाहिए। साथ ही में एक बात और बता दूं आपको कि जो स्ववर्जित संपत्ति है उसको जो पिता है वो किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट डीड के जरिए दान भी दे सकता है, वसीयत भी कर सकता है, या सेल डीड के जरिए बेच भी सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति वो उसके उसके हिस्से के अलावा अन्य लोगों का हिस्सा ना तो किसी को गिफ्ट डीड में दे सकता है, ना वसीयत कर सकता है, ना सेल कर सकता। बंटवारा हो गया, उसका हिस्सा उसको मिल गया, वो जो चाहे वो करे उसके बाद। लेकिन यदि सामलात में अभी किसी का भी हक जो है कि हिस्सा डिसाइड नहीं हुआ है, तो किसी भी प्रकार का कार्य करने का उसमें अधिकारी नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक गोल खाते की संपत्ति आप मान लें, या कोई मकान आप ले लें, जिसमें किसी का भी कौन सा हिस्सा डिसाइड ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये तो बंटवारे के बाद ही डिसाइड होगा। या तो आपसी सहमति से आपका मौखिक बंटवारा हो जाता है, हर हिस्सेदार उस पर अपनी अपनी जगह काबिज हो जाता है, किसी को कोई विवाद नहीं रहता है, वो एक चीज अलग हो जाती है। लेकिन किसी का बंटवारा ही नहीं हुआ, बिल्कुल शामलात में मामला चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो संपत्ति का बिगर बंटवारा कराए उसको बेच नहीं सकता, या फिर वो अन्य हिस्सेदार उसमें सहमति दें कि हाँ ये वाला हिस्सा बेच रहा है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वरना विवाद की स्थिति में फिर न्यायालय के माध्यम से ही सर बंटवारा कराया जा सकता है। स्व अर्जित संपत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है वो यही है कि उसमें जो पिता होता है वो और उसकी संतानें उनकी जीवित अवस्था में आपस में बैठकर पारिवारिक जिसको कहते हैं समझौता, जिसको हम कहते हैं पारिवारिक सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये उस बंटवारे से अलग होता है। ये एक फैमिली सेटलमेंट के अंतर्गत आता है। और जो फैमिली जो स्व अर्जित संपत्ति में होता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में इसको बंटवारा कहा जाता है, और यहाँ पे वो फैमिली सेटलमेंट के तहत आता है। अब चूंकि हम इसको किस प्रकार से समझेंगे, तो ये मान के आप चलें कि पैतृक संपत्ति में बंटवारे में कोपार्षनर का जन्म से हक होता है और स्वअर्जित संपत्ति में उसका हक नहीं होता है। अब हम एक बंटवारा कितने प्रकार का होता है, हमारे वीडियो का यही टाइटल है। तो इसमें आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, जो डिटेल जानकारी मैंने आपको उसके अंदर लिख के रखी है। आइए सर लेट्स गो। स्क्रीन पर ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसका परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। हम सबसे पहले देख लेते हैं सर, भारतीय कानून के तहत जो पारिवारिक बंटवारा मुख्य 3 तरीकों से किया जा सकता है। इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और अन्य सिविल कानूनों के तहत समझा जाता है, जिसमें नंबर 1 है आपसी सहमति से बंटवारा।
पार्टीशन बाय कंसेंट ऑब्लिक एग्रीमेंट, जब परिवार के सभी सदस्य, मतलब सभी सदस्य में सहदायक, सहदायक मतलब को पार्टनर, आपस में राजी हो तो वे संपत्ति को आपस में बांट सकते हैं। और इसके दो उप प्रकार होते हैं, मतलब आपस में सहमत हैं बांटने के लिए। अब बांटने की जब उनकी सारी कंसेंट हो गई, सहमति हो गई, तो दो प्रकार इसमें होंगे। नंबर एक होगा सर बंटवारा नामा, जिसको हम कहते हैं पार्टीशन डीड। यह सबसे मजबूत तरीका है। इसमें एक औपचारिक दस्तावेज बनाया जाता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य है। यह सबसे मजबूत तरीका। दूसरा तरीका आएगा सर पारिवारिक समझौता, जिसको हम याददाश्तनामा भी कहते हैं, सेटलमेंट या मेमोरेंडम। यदि मौखिक बंटवारा पहले अतीत में, पास्ट में हो चुका है, तो उसे केवल याददाश्त के लिए कागज पर उतारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है रोशन सिंह केस के अनुसार, अगर यह केवल अतीत की घटना का विवरण है तो इसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सर रोशन सिंह के अलावा मैं कुछ और जजमेंट आपको बता देना चाहता हूँ। ये सभी जजमेंट ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो के टाइटल में इस जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ है, तो यही मैं अन्य जजमेंट भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि काले 1976, रोशन सिंह 1988, रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, टेक बहादुर विरुद्ध देवी सिंह अय्यर 1976 और एस कलादेवी विरुद्ध वी आर सोमसुंदरम 2010, कोरुकुंडा चालपंती राय विरुद्ध कोरुकुंडा जगदम्बा 2010। ये भी सर इसी से रिलेटेड फैसले हैं, इनमें भी यही बात बताई गई है, सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। अब हम आगे देखते हैं सर बंटवारा करने का दूसरा तरीका। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा है न्यायालय के माध्यम से बंटवारा, पार्टीशन बाय सूट इन कोर्ट। कोर्ट के माध्यम से कब जरूरत पड़ती है सर? जब आपस में विवाद चालू हो जाता है और सभी उस बंटवारे से सहमत नहीं होते हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो फिर वो कोर्ट में जाता है और उसकी बात कोर्ट में जज साहब के समक्ष रखता है, दावा लगाता है, तब वो कोर्ट के द्वारा बंटवारा किया जाता है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 54 और आदेश 20 नियम 18 के तहत इसमें प्रावधान बताए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में इसमें जो प्रक्रिया होगी, पहले प्रारंभिक डिग्री, जिसको हम प्राइमरी डिग्री कहते हैं, पास की जाती है कोर्ट के द्वारा, जिसमें सबका हिस्सा तय होता है। और फिर अंतिम डिग्री, जिसको फाइनल डिग्री कहते हैं, के माध्यम से कब्जा दिलाया जाता है। कृषि भूमि के संबंध में बंटवारा राज्य संहिता की धाराओं के तहत तहसीलदार या कलेक्टर के माध्यम से होता है। कलेक्टर मतलब जिलाधीश। तीसरा हमारा बंटवारे का तरीका है सर मध्यस्थ या पंच फैसले द्वारा, पार्टीशन थ्रो आर्बिट्रेशन ऑब्लिक पंचायत। परिवार के सदस्य किसी तीसरे व्यक्ति, मध्यस्थ या पंच को अपना विवाद सुलझाने के लिए चुन सकते हैं। कानून जो इसमें बताया गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1966 जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है के दायरे में आता है। और इसकी जो वैधता है, पंच द्वारा किया गया फैसला कोर्ट की डिग्री के समान ही प्रभावी होता है, बशर्ते उसे कानूनी प्रक्रिया से अपनाया गया हो। पंच फैसला क्या होगा सर? आर्बिट्रेशन अवार्ड को कानूनी जामा पहनाना सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवेश में पंचों का निर्णय तो हो जाता है, लेकिन कानूनी जानकारी के अभाव में इसे कोर्ट की डिग्री नहीं बनाया जाता, जिससे बाद में विवाद होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है सर? आवेदन और ड्राफ्ट और पूरा विवरण। पंच फैसलों को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1966 के तहत आप ये कदम उठा सकते हैं। नंबर 1 मध्यस्थ समझौता, पंच की कार्रवाई, लिखित पंचाट और उसके बाद कोर्ट में जमा करना। यदि भविष्य में कोई पक्ष इसे मानने से मना करे तो इस फैसले को सिविल कोर्ट मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 के तहत एग्जीक्यूशन के लिए पेश किया जाता है। इसमें आवेदन कहाँ और कैसे देना होगा? किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, घर पर या पंचायत में हो सकता है। और विवाद होने पर यदि कोई भाई पंच फैसला नहीं मान रहा है, तो आपको अपने क्षेत्र के जिला न्यायालय में या जो भी जुरिडिक्शन हो कोर्ट का, उस कोर्ट में आप आवेदन दे सकते हैं। और फैसला कौन करेगा? शुरुआत में पंच ही जज है सर, लेकिन उस फैसले को डिग्री की तरह लागू करने का अंतिम आदेश सिविल जज या जिला जज द्वारा दिया जाएगा। अब हम उन 6 प्रकार को देख लेते हैं जिसमें ये भी शामिल हैं। 6 प्रकार और भी हैं सर इसमें, जैसे कि हक त्याग के द्वारा या जो है कि रजिस्ट्री के द्वारा, ये और भी कुछ अतिरिक्त चीजें इसमें मैंने शामिल की हैं। उसमें जो अभी मैंने आपको बताई ये भी शामिल है। नंबर 1 है इसमें 6 प्रकार में से आपसी सहमति या मौखिक बंटवारा। परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठकर मौखिक रूप से संपत्ति बांट लेते हैं, हालांकि भविष्य के विवादों से बचने के लिए इसे लिखित में रिकॉर्ड करना बेहतर होता है। दूसरा है पारिवारिक समझौता मेमोरेंडम। जब बंटवारा हो जाता है तो उसे एक लिखित दस्तावेज में दर्ज किया जाता है। यह कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और यह दर्शाता है कि बंटवारा पहले ही हो चुका है। तीसरा है विभाजन विलेख।
यह कानूनी प्रक्रिया है। जब सभी पक्ष लिखित में अपनी सहमति से संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो इसे रजिस्टर कराया जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत। चौथा है हक त्याग विलेख, रिक्वेस्टमेंट डीड। यदि कोई उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति का हिस्सा किसी दूसरे को देना चाहता है, परिवार के सदस्यों को, जैसे भाई बहन को, उसके पक्ष में छोड़ देना चाहता है, तो इसके लिए रिलिक्विशमेंट डीड निष्पादित की जाती है। पांचवा, अदालत के माध्यम से, कोर्ट पार्टीशन सूट। यदि आपसी सहमति न बने तो सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर किया जा सकता है और रजिस्ट्री के द्वारा। ये डिफरेंट तरीका हो गया इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया था। परिवार के सदस्य आपस में संपत्ति का हस्तांतरण, जैसे कि उपहार विलेख, गिफ्ट डीड या बिक्री विलेख, सेल डीड के माध्यम से भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भूमि के बंटवारे के लिए राज्य विशिष्ट नियम दर लागू हो सकते हैं यहाँ पे, जो उसके नियम बताए गए। तो ये इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि बंटवारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः सर तीन ही प्रकार के होते हैं जो मैंने बताया आपको, कि एक तो सबसे पहला तो हो गया बंटवारा नामा, बंटवारा डीड, जो रजिस्टर्ड आप करवा लें सबसे बेहतर वो है। दूसरा हो गया मौखिक बंटवारा, जो आपने अतीत में किया था और बाद में आपने उसको लिखित रूप दिया, तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। और साथ लैंडमार्क जजमेंट, आर्ट लैंडमार्क जजमेंट भी ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा दे दी गए। तीसरा आता मध्यस्थ पंच फैसले के द्वारा, जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो पंच लोग बैठ जाते हैं, परिवार के लोग बैठ जाते हैं, कागज पर हम लिख लेते हैं। लेकिन यदि यहाँ भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि आपने उसको सेम डे लिखा है, सेम डे सब कुछ हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है सर। लेकिन यही बंटवारा यदि पहले कभी हो चुका, बाद में आपने उसको एक मेमोरेंडम के रूप में लिखा हुआ है, तो फिर ये लैंडमार्क जजमेंटों के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं माना जाएगा। हक त्याग पत्र भी इसमें आ जाता है। कोई बंटवारे का ये एक तरीका है कि वो अपना हिस्सा दूसरे को दे देता है, परिवार का सदस्य, रजिस्ट्री के द्वारा, गिफ्ट डीड के द्वारा। ये सभी प्रकार बंटवारे के आते हैं। अब मैं आपको ई बुक पीडीएफ से और परिचित करा देता हूं सर, जिसके अंदर से मैंने आपको जानकारी दी थी। आइए सर, आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर बंटवारा कितने प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और पंच फैसले द्वारा विभाजन की पूरी कानूनी प्रक्रिया। ये ई बुक का टाइटल है और यही हमारे वीडियो का टाइटल है। विषय सूची में हम आ जाते हैं। इसमें नंबर 1 है, अध्याय 1 में यही है हमारा, जो मैंने अभी पढ़ के बताया। दूसरे में सादे कागज पर बंटवारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 और 49 का वो अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। अध्याय 3 में विधिक प्रारूप। सभी आइडियल ड्राफ्ट इसमें सर मैंने ई बुक पीडीएफ में आपके लिए तैयार करके रखी हैं। तो यदि हम अतीत में मौखिक बंटवारा कर लेते हैं पहले और बाद में यदि हम उसको याददाश्त के रूप में लिखते हैं, तो उसमें किन किन कानूनी बातों को लिखा जाना आवश्यक है, उन सभी बातों को इस ड्राफ्ट के अंदर मेरे द्वारा शामिल किया गया है और इस ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दिया गया है। इसको लिखना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि यदि आप इन कानूनी बातों को नहीं लिखेंगे, वो कानूनी बातें क्या हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लैंडमार्क जजमेंटों में बताई गई हैं, जैसे काले 1976, इसके 12 साल बाद आया रोशन सिंह 1988, इसके 44 साल बाद आया रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020। ये सभी लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सभी में एक ही बात बताई गई है कि यदि अतीत में कोई बंटवारा हुआ है और बाद में उसको लिखित रूप दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन ये बातें आपको इसमें लिखना होंगी। इनमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन्हीं के तहत ये आपको लिखना होगा, वरना उसका परिणाम क्या होगा कि जब आप नायब तहसीलदार महोदय, तहसीलदार महोदय या संबंधित जिस भी विभाग में आप जाते हैं, तो वो आपके दस्तावेज को देखने के बाद यही कहेगा, आवेदन को देखने के बाद, कि जाइए इसका आप रजिस्ट्रेशन करवा के लाइए, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून में यह बताया हुआ है कि यदि बंटवारा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी? नामांतरण आवेदन की, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की और अतीत में हुए याददाश्तनामे की, बंटवारे की, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की, उन सभी कानूनी सिद्धांतों को शामिल करते हुए आइडियल ड्राफ्ट इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा दे दी गई है, जो अध्याय 2 में शामिल है। 3 में भी प्रारूप में बताया गया है। चौथे में है पारिवारिक बंटवारा, कोपार्सनर की परिभाषा, कानूनी परिचय और आधार। अध्याय 5 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। 6 में है बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका, उसके आधार पर नामांतरण कैसे कराएं। 7वें में बंटवारा करने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं, याददाश्त बंटवारा नाम और लैंडमार्क जजमेंट। ये 8 में है अध्याय 9 में याददाश्त नामे की नोटरी, सादे कागज की तुलना में फायदे। 10वें में अध्याय में नामांतरण और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। 11वें में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। 12वें में क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कानून के तहत धाराओं के साथ लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से जवाब दिया गया। धारा अध्याय 13 में है कि अतीत के याददाश्तनामे की नोटरी गैर कानूनी है। 14 में गोदीनामा और याददाश्त हिबानामा के बारे में। 15वें में मेमोरेंडम और विभाजन विलेख में अंतर।
16वें में नोटरी केवल हस्ताक्षर प्रमाणित कर सकता है, लेकिन वह किसी बंटवारे को कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं कर सकता। 17वें में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा बी के बारे में जानकारी। 18वें में अध्याय में मुस्लिम विधि के हिवानामा और गोदीनामे को लेकर जानकारी है। अध्याय 19 में 50 प्रमुख सबसे बड़े सवाल और जवाब जो बंटवारे से संबंधित हैं। अध्याय 20 में सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट काले और अन्य बनाम उप निदेशक समेकन 21 जनवरी 1976। अध्याय नंबर 21 में है रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर 2020 का लैंडमार्क जजमेंट। अध्याय 22 में है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का। और इसी प्रकार से रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह या अगले अध्याय में, ये सभी कुछ इन अध्यायों में शामिल है। और ये जो पूरी ई बुक है, इसके अंदर से भी मैंने आपको जानकारी इसीलिए दी है और इससे आपको परिचित भी कराने का मेरा मकसद यही है कि खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें, समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको खरीदें। और देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो इसको आप नहीं खरीदें। ये अंदर से मैं वीडियो में इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जब आप इसको परचेस करेंगे तो यही पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। यदि आप मेरे वीडियो को देखे बगैर खरीदेंगे और आप सीधे साइट पर जाएंगे तो वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। ये जो अंदर की जानकारी मैंने आपको इसके अंदर से दी है पूरी ई बुक की, ये वहां आपको नहीं बताया जाएगा। जब आप 199 रुपीज का भुगतान कर देंगे उसके बाद फिर आपको वहां पर जानकारी पूरी ई बुक पीडीएफ के अंदर से मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो ई बुक है, इसको खरीदने की प्रक्रिया यही है कि इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको उसमें भरना होंगे। उसके बाद जैसे आप पैसे का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर फोन और स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी में या आप किसी भी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पीडीएफ है। लेकिन इसके अंदर जो कानून और न्याय दृष्टांत बताए गए हैं उनको निकाल कर आप जरूर पेश कर सकते हैं उसकी असल बुक में से। तो ये एक प्रकार से मार्गदर्शन है, गाइड है। मेरा चैनल और मेरी ई बुक किसी भी प्रकार से जीत और हार का दावा नहीं करते हैं। ये सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है। ये मेरी ई बुक है, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है सर। ये बुक जो है कि आपकी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है उसकी कोशिश है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। जानकारी और मैं दे दूं आपको, मेरे कई व्यूअर्स मुझसे कहते हैं कि सर आप ये जो पीडीएफ बनाते हैं इसको हमें फिजिकली भी उपलब्ध करा दें। तो मेरी कोशिश जारी है सर। लेकिन आप सभी इस बात को जानते हैं कि सबसे सस्ता, सुंदर और आसान तरीका जो मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है वो बड़ा आसान तरीका है। क्योंकि यदि बुक प्रिंट होती है तो उसमें प्रिंटिंग चार्जेस भी लगते हैं और डिलीवरी चार्जेस भी उसमें लगते हैं और कमीशन भी उसमें काटा जाता है। ये सभी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उससे उसकी कास्ट जो है कि आपको बढ़ के काफ़ी अधिक मात्रा में फिर मिलती है। दूसरी बात ये है कि गूगल जो पार्टनर इस पे उस पे भी मेरे द्वारा अब ई बुक अपलोड की जा रही है। क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि सर हम भारत के बाहर हैं तो हम उसको कैसे खरीदें। कई बार मेरे पास बाहर से भी फोन आए थे, जैसे एक बार मैंने उदाहरण के तौर पर अमेरिका और एक दो जगह का और बताया था। और कई बार भुगतान में भी प्रॉब्लम जाती है उनको। तो वहां पर सभी लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पे सर जीएसटी चार्ज और वो ग्लोबल मार्केट प्लेस है तो उसका अतिरिक्त चार्ज। तो जो ई बुक आपको आने वाले समय में मेरे चैनल पर 299 रुपए की अब पड़ेगी, वो वहां पे आपको 400 रुपए में मिलेगी। तो 400 की तुलना में आपको ये 299 में खरीदना सर ज्यादा आसान होगा। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप चाहे तो वहां से खरीद लें, लेकिन वो चार्जेस उसमें इन्वॉल्व होने के कारण उसका रेट सर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से प्रिंटिंग जो बुक है उसमें भी प्रिंटिंग चार्जेस, उनके कमीशंस, ये सभी मिला के उसके भी चार्जेस बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि आप सब लोगों की डिमांड है, आप सभी लोगों की इच्छा है, तो मैं उस और भी प्रयास कर रहा हूं। और जो भी मामला निकल कर आएगा, जो भी चार्जेस, जो भी प्राइस आएगी निकल कर, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।